बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मेरा नाम प्रोफेसर राजा वाजिद अली है और आप मुझसे शुमारियात यानी स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। आज हम स्टैटिस्टिक्स और क्लास हमारी है सेकेंड ईयर, चैप्टर वही जो हम पढ़ रहे हैं यानी कि 14 चैप्टर है और 14.2 एक्सरसाइज है। 14.2 एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। लास्ट पार्ट आपके ज़िम्मे था कि आप उसका फार्मूला तलाश करके लाएं और सॉल्व करके दिखाएं कि क्या सॉल्व होता है, और इससे आगे हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आज। और आज का लेक्चर हमारा 53 है। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करते हैं और दुआ है आज रिज़्क़ की। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था, आपने सुना कि हमने इल्म की दुआ सीखी। अब हम रिज़्क़, मैंने लास्ट लेक्चर में ज़िक्र किया था कि हम ज़िंदगी माँ की गोद से कब्र तक 2 काम करते हैं। एक सीखने का काम, हमने किस तरह चलना है, हमने बोलना कैसे सीखना है, हमारे हाथों का क्या काम है, फिर उसके बाद ये दुनिया का इल्म, दीन का इल्म सीखना, फिर उसके बाद कारोबार में, रिज़्क़ में सब कुछ सीखते ही रहना है। और दूसरा काम था रिज़्क़ कमाना। तो इल्म की दुआ पिछले लेक्चर में सीखी, आज के लेक्चर में हम रिज़्क़ की दुआ सीखते हैं। अल्फाज वही रखते हैं क्योंकि हमारा रब भी हमें अल्फाज सेम रखते हुए आगे सिर्फ़ कुछ लफ्ज़ चेंज करने से पूरी दुआ को चेंज कर देते हैं। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे परवरदिगार। अल्लाहुम्मा का मतलब है उर्ज़ुक़नी मतलब अता कर, मतलब हम सबको दे दे। उर्ज़ुक़नी अरबी का लफ्ज़ है और मतलब होता है अता कर दे। ए हमारे रब हमें अता कर। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी रिज़्क़न, रिज़्क़ अता कर है अल्लाह। हमने पिछली दुआ में क्या पढ़ा? अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन, इल्म अता कर। और इल्म की 3 खूबियाँ बताई कि वो नाफ़े हो, वासे हो और गहराई वाला, मतलब हमीकन हो। अब हम रिज़्क़ मांग रहे हैं तो आगे हम अल्लाह से रिज़्क़ की खूबियों के बारे में कहेंगे कि उस रिज़्क़ में ये खूबियाँ हों। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी रिज़्क़न, ए मेरे रब हम सबको अता कर रिज़्क़। कैसा हो? रिज़्क़न हलालन, सबसे पहले अल्लाह हमारा रिज़्क़ हलाल हो, हराम ना हो। हलालन तय्यबन, हलाल तो हो लेकिन अगर वो पाक ना हुआ तो फिर क्या? तय्यब, पाक हो। हलालन तय्यबन मुबारकन, और ए हमारे रब वो जो रिज़्क़ हमें अता कर वो हलाल भी हो, वो तय्यब भी हो और वो हमारे लिए मुबारक भी हो। मुबारक मतलब उसके सारे फ़ायदे हमें मिले, उसका कोई नुकसान हमें ना मिले, वो मुबारक हो। 3 खूबियाँ मैंने बताई, हलालन तय्यबन मुबारकन वासिअन, और वो बहुत वसी हो। ए अल्लाह इतना वसी रिज़्क़ अता फरमा कि मैं लोगों को दूँ, मैं लोगों की तेरे मखलूक की खिदमत करूँ अपने रिज़्क़ से। मुझे इतना वसी रिज़्क़ अता कर। उस रिज़्क़ की 4 खूबियाँ, हलालन तय्यबन मुबारकन वासिअन। और 5वीं खूबी तो इंतहा की है,
मिन इंदिक। पांचवी खूबी क्या हो उस रिस्क की, मिन इंदिक, ए हमारे अल्लाह जो रिस्क हमें अता कर तो वो हमें तो खुद डायरेक्ट अता कर, हमें रिस्क मिलने में कोई वसीला ना डाल, हमें किसी का मोहताज ना कर। मिन इंदिक, हमें किसी का मोहताज ना कर, ए अल्लाह हमें सिर्फ़ और सिर्फ तू अपना मोहताज रख, हमें तू सिर्फ अपना मोहताज रख, हमें किसी का रिस्क के मामले में किसी का मोहताज ना रखें। ये है पांचवी खूबी, मिन इंदिक। तो ये 5 खूबियों वाला रिस्क अपने रब से मांगेंगे। रब कहता है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, और मांगो मैं दूंगा, और इतना मांगो और हर वक्त मांगते रहो और मैं हर वक्त खुश होकर देता रहूँगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इंसान जिस तरह का गुमान मेरे तरफ करता है मैं उसके लिए उसी तरह का बन जाता हूँ। तो ज़रा अज़ीज़ तलबा व तालिबात अपने रब के साथ ताल्लुक़ जोड़ के तो देखें, तो रब उसी तरह का होगा जिस तरह का आप सोच रहे होंगे। और रब का ताल्लुक़, रब के साथ ताल्लुक़ कैसे जुड़ेगा, मैंने एक लेक्चर बहुत पहले आपको दिया था, शायद वो बातें भूल गई हों, दोबारा से रिपीट करता हूँ। ताल्लुक़, एक एग्ज़ाम्पल दी थी चक्की की, कि चक्की में जब हम दाने डालते हैं और उसको घुमाते हैं और घुमाते रहें, वो जो दाने होते हैं गंदम के या मकई के, वो आटा बन जाते हैं पिस के। फिर जब चक्की को उठाया गया, ऊपर वाले पलड़े को निकाला गया, तो देखा उस चक्की में डाले हुए कुछ दाने बच गए पिसने से। जब उन दानों से मुखातिब होकर किसी ने पूछा कि हमने तुम्हें चक्की में डाला और खूब हिलाया, खूब घुमाया और बाकी सारे तुम्हारे साथी जो हैं वो आटा बन गए, तुम कैसे बच गए? तो दानों ने क्या खूबसूरत बात कही कि चक्की ऊपर घूमती रही, हम दरमियान में रहे, लेकिन हम उस के करीब हो गए जिसका ताल्लुक़ नीचे वाली चक्की का ऊपर वाली चक्की के साथ था। वो जो जॉइंट था जिसके साथ एक दूसरी चक्की आपस में मिली हुई थी, वो दाने जब उसके करीब हो गए और वहाँ पर थोड़ा सा खला छोड़ा होता है ताकि चक्की घूमने में आसानी हो जाए, और उस खला में जब चले गए और उस जॉइंट के करीब चले गए जिसका नीचे वाली चक्की का ऊपर वाली पोर्शन के साथ ताल्लुक़ था, उसके जब करीब चले गए तो वो दाने कहते हैं कि हम तो बच गए। इसी तरह आज ज़मीन वालों का ताल्लुक़ जो आसमान वालों के साथ है, उनके करीब होने से हम भी बच जाएंगे, आटा बनने से, पिसने से। इस दुनिया की चक्की में जो हम पिस रहे हैं, अगर हम क्या करें कि हम उसके करीब हो जाएं जिनका नीचे वालों का ताल्लुक़ ऊपर वाले के साथ हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप देखें तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और जब हमारा ताल्लुक़ हम अपने आप को करीब करेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब, तो उनका ताल्लुक़ डायरेक्ट ऊपर अल्लाह के साथ है, और उनके करीब जाने से हम भी बच जाएंगे पिसने से। बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 3 और उसका सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का जनाब सी पार्ट है, मैंने लास्ट टाइम आपको दिया भी था, और मैंने कहा था कि आप इसका फ़ार्मूला कहीं से तलाश करें, और इसका फ़ार्मूला शायद आपको मिला है या नहीं। अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट कहता है, फॉर अ सेट ऑफ 8 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन वी हैव। क्या चीज़ गिवन है जनाब? समीशन एक्स स्क्वायर नहीं, सबसे पहले तो समीशन एक्स गिवन है 448, फिर समीशन वाई 472, फिर समीशन वाई स्क्वायर 29958। इसके साथ उसने दिया
समेशन एक्स वाई वो है 26762 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 16.6। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आपके पास क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब जो आपके पास गिवन डाटा है उसके मुताबिक आपके पास शायद कोई फार्मूला न बन रहा हो, लेकिन अगर आपको याद हो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एक फार्मूला मेरा बहुत फेवरेट है। उस फार्मूले से हम इसे सॉल्व करते हैं। समेशन एक्स वाई, क्या समेशन एक्स वाई गिवन है? बिल्कुल, समेशन एक्स वाई गिवन है। फिर माइनस एन एक्स बार और वाई बार। एन गिवन है जी, बिल्कुल एन गिवन है। एन 8 है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 8। एक्स बार गिवन है? एक्स बार गिवन नहीं है। अब आप क्या करेंगे? एक्स बार और वाई बार मालूम करेंगे अपने इस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए। एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स कितना है? 448 ओवर n 8। आपके पास आंसर आ जाएगा 56। तो यहाँ पे हमारे पास 56। अब आपके पास x बार भी आ गया, y बार। समीशन y ओवर n, समीशन y है 472 ओवर 8 और ये 59। अब आपके पास y बार भी आ गया। x बार और y बार दोनों जब आपके पास आ जाएं तो अब आप यहाँ पे देखें कि ये सारी चीज़ें अब आपके पास मौजूद हैं। इसके साथ हम नीचे लिखेंगे n तो मौजूद है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मौजूद है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मौजूद नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y के लिए जो चीज़ें चाहिए वो गिवन है। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी मालूम कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का क्या फार्मूला होता है? समीशन y स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन y ओवर n का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y यहाँ पे क्या करें? समीशन y स्क्वायर, समीशन y स्क्वायर ये मौजूद है जनाब 29958 डिवाइडिंग बाय n 8 माइनस समीशन y 472 ओवर 8 और इसका स्क्वायर। अब आप देखें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, जब आप इसको 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आ जाएगा 3744.75 माइनस यहाँ पे क्या होगा 59 और इसका स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू यहाँ पे 3744.75 माइनस 59 का स्क्वायर 3481। अब आप इसे माइनस कर लें जनाब कैलकुलेटर से। इसको इसमें से जब आपने माइनस किया तो वो 263.75 और स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 16.24। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी आ गया। जब ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी तो अब आप क्या करेंगे? अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें और जवाब आ जाएगा। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ कैसे सॉल्व करते हैं या पुट करते हैं? r इज़ इक्वल टू समीशन एक्स वाई, वो हमारे पास है 26762 माइनस n कितना है हमारे पास 8, x बार 56 और y बार वो कितना था? यस 59 डिवाइडिंग बाय n 8। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x वो हमारे पास 16.6 है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y वो हमारे पास 16.24 है। ये हमने इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी। अब आप इनको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करते हुए क्या करेंगे? r इज़ इक्वल टू 26762 माइनस इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दें जनाब 26432 डिवाइडिंग बाय। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा 2156.672। ऊपर माइनस कर लें, जब आपने ऊपर माइनस किया
तो 330 आ गया, नीचे 2156.672 और अब आप इसे डिवाइड कर लें, डिवाइड करने पर 0.153, ये आपका आंसर है जनाब। ये था आंसर। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में आपके ज़िम्मे दिया था कि आप खुद करें। अगर आपने खुद किया है और किसी और फार्मूले से किया है, आंसर यह आता है तो फिर तो ठीक है, और अगर आंसर नहीं आता तो आप इस फार्मूले को फॉलो करें। इस फार्मूले में जो चीज़ें यहाँ पे गिवन है एज इट इज़, हमने ये नहीं देखना कि जो यहाँ गिवन है हमने उसी तरह का फार्मूला बनाए। हमने यहाँ पे ये भी देखा कि ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है, तो हम कोई ऐसा फार्मूला लगाएं जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी आए। लेकिन फिर सोचें कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y तो गिवन ही नहीं है। अब आपने देखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मालूम करने के लिए उसके फार्मूले में जो चीज़ें चाहिए वो सारी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। यानी कि जैसे समीशन y चाहिए, समीशन y स्क्वायर चाहिए और n चाहिए। तो देखें n 8 है, समीशन y और समीशन y स्क्वायर गिवन है, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हम खुद से निकाल लेंगे और यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये फार्मूला मेरा फेवरेट है। उसकी वजह ये है कि ये इनको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन कम होती है। अदरवाइज़ इस फार्मूले के अंदर आपने देखा एक बड़ा सा अंडर रूट होता है, अंडर रूट में 2 पोर्शंस होते हैं, उनको सॉल्व करते करते कहीं ज़रा सी गलती हो गई तो फिर आगे हमारा आंसर गलत हो जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, और क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है और इसी तरह के आसान सवाल पेपर में आया करते हैं, और बच्चे यही आसान सवाल छोड़ जाते हैं कि ये तो बड़े आसान हैं, इनको देखते भी नहीं हैं, और बाद में पता चलता है कि वही सवाल पेपर में आ गया है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो बच्चे मुझसे पढ़ें तो कोई भी सवाल छोड़ के ना जाएं, कोई भी सवाल आ जाए वो बच्चा कर लेता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट की तरफ चल रहे हैं, और मैंने ये बताया था कि ये बहुत आसान सवाल हैं। पेपर में तकरीबन इसी तरह के आसान सवाल आया करते हैं। सवाल है जनाब, फॉर अ सेट ऑफ 50 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन द standard deviation of x and y are 4.5 and 3.5. respectively. If the sum of product of deviation of x and y values from their respective means be 420. Find curl Pearson's coefficient of correlation. कर्ल पियर्सन एक स्टैटिस्टिशियन का नाम है जिसने कोरिलेशन को ड्राइव किया था। उसने अपने नाम के साथ भी कोरिलेशन के साथ लगा दिया कि कर्ल पियर्सन, या ये लिख दे प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या सिंपल कह दे कि फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट, या फिर जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जब लफ्ज़ कोरिलेशन आएगा तो मतलब हमने सिर्फ आर मालूम करना है, और आर की वैल्यू लाइज बिटवीन -1
2 + 1 होती है, -1 और +1 के दरमियान होगी। अगर आपकी -1 और +1 से बाहर चली जाती, इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन डेटा क्या है। गिवन डेटा जनाब, गिवन डेटा हमारे पास है फॉर अ सेट ऑफ 50 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहली बात है n = 50 है, ठीक होगी बात। इसके बाद उसने आपको कहा कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y रिस्पेक्टिवली 4.5 एंड 3.5। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दे दिया। इसके साथ उसने क्या कहा, इफ़ द सम, सम का मतलब होता है समीशन, ऑफ का मतलब होता है ब्रैकेट, प्रोडक्ट यानी कि कोई दो वैल्यूज़ हैं, ऐसे दो ब्रैकेट्स डाल देते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, किसकी, x की डेविएशन और y की डेविएशन। कहाँ से, फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स, यानी x की डेविएशन उसके मीन से और y की डेविएशन उसके मीन से, इट्स इक्वल टू 420। ये पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। अब ये जो 420 है, ये जब तक हम इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और समझेंगे भी इसी तरीके से जैसे सम तो समीशन, प्रोडक्ट में हमारे पास ये आ जाएगा, ऑफ द डेविएशन माइनस, और फ्रॉम देयर ये जिस तरीके से भी है। अब आपके पास डेटा जो गिवन है वो ये चार चीज़ें गिवन है, n स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y और सम ऑफ प्रोडक्ट और डेविएशन फ्रॉम देयर मीन्स। ये चार चीज़ें गिवन है। मालूम क्या करना है, कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हमने कोरिलेशन मालूम करना है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है, हमें कोई फार्मूला चाहिए। और फार्मूला हमारे पास वो 10 फार्मूले जो मैंने आपको लिखवाए थे, और मैंने एंड पे बताया था कि किसी एक फार्मूले का नोमिनेटर ले लें और किसी दूसरे फार्मूले का डिनोमिनेटर ले लें, तो एक नया फार्मूला बन जाएगा। अब जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने एक फार्मूला r का लिखवाया था, समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडिंग बाय समीशन x माइनस एक्स बार का स्केयर और समीशन y माइनस वाई बार का स्केयर और स्केयर रूट। अब ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। देखिए ऊपर जो हमें समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार है वो तो हमारे पास मौजूद है। अब नीचे वाली रकम मौजूद नहीं है। हमने एक फार्मूला ये पढ़ा, समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार और डिवाइडिंग बाय एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। हमने ये फार्मूला पढ़ा। अब हम अगर देखें तो n हमारे पास है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी है, x बार y बार नहीं है हमारे पास, समीशन x y नहीं है। अब ये फार्मूला भी नहीं लगा सकते, ये भी नहीं लगा सकते। अब हम अपने पास से इन दोनों फार्मूलों में से एक फार्मूला बना लेते हैं, और वो फार्मूला क्या होगा, नोमिनेटर इसका ले लें क्योंकि हमें नोमिनेटर गिवन है, समीशन x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार और डिवाइडिंग बाय डिनोमिनेटर इसका ले लें n स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये आपका एक नया फार्मूला बन गया, और इस फार्मूले में आप अपनी वैल्यूज़ पुट करें और सॉल्व करते हुए आंसर निकाल लें। आप ये देखें, समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इट्स 420 डिवाइडिंग बाय n आपके पास 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x वो आपके पास 4.5 है और इसी तरह 3.5 है। अब आपने करना क्या है, आपने नीचे तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। r इज़ इक्वल टू, ऊपर तो 420 ही लिख लेते हैं और नीचे हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद 787.5 और r इज़ इक्वल टू 0.5333। ये आपके पास आंसर आ गया। आपको समझ आ चुकी होगी
इस क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका ए पार्ट है। ठीक है जी, इसमें बहुत आसान है, सिर्फ ये स्टेटमेंट समझना है। स्टेटमेंट समझ आ गई तो क्वेश्चन बहुत आसान है। फार्मूला मैंने आपको बताया कि ये 2 फार्मूले थे। जब मैंने इसको गौर से देखा तो मेरे जहन में उन 10 फार्मूलों में से क्लिक हुआ कि मैं ये फार्मूला लिखूं। जब मैंने ये फार्मूला लिखा, लेकिन इसमें ये नीचे जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यूज़ ही गिवन नहीं है। अब मेरे पास जो बाकी वैल्यूज़ हैं उसके लिए मेरे पास क्लिक हुआ ये फार्मूला कि समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर एन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, क्योंकि हमारे पास एन भी मौजूद है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, ये फार्मूला। अगर मैं ये फार्मूला लगाऊं तो ये ऊपर वाली चीज़ें मौजूद नहीं हैं, ये फार्मूला लगाऊं तो ये नीचे वाली चीज़ें मौजूद नहीं हैं। मैंने इसका नोमिनेटर लिया और इसका डिनोमिनेटर लेके एक नया फार्मूला बनाया और उससे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और ये हमारा क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो गया। बहुत आसान सवाल था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट भी बहुत ही आसान सवाल है, सब कुछ उसने दिया हुआ है। अगर किसी बच्चे को उस गिवन डेटा से फार्मूला क्लिक हो जाए कि कौन सा फार्मूला लगाना है, बाकी उसमें वैल्यूज़ पुट करके जवाब निकालना बहुत आसान है बच्चों के लिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका बी पार्ट है। कहता है फॉर अ गिवन सेट ऑफ डेटा we have standard deviation of x square is equal to 9.102, standard deviation of y square 2.204 और इसी तरीके से उसने कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई भी दे दिया 1.694 और क्या मालूम करना है, find the product moment correlation coefficient for the data। जो डेटा दिया हुआ है इस डेटा से आपने प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट कोरिलेशन मालूम करना है। अब आपके पास जो गिवन डेटा है वो आपके सामने नज़र आ रहा है, आपने सिंपल फार्मूला लिखना है। सॉल्यूशन में एस वी नो डेट, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इट्स, अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट, हमने चारों पार्ट किए। और अगर हमने चारों पार्ट किए तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के ये चारों पार्ट पढ़े भी। अगर हमने पढ़े हुए तो उसका जो पहला सेंटेंस है, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 के डी पार्ट का सेंटेंस पढ़ने जा रहा हूँ, द सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज इक्वल टू, ये फार्मूला लिखा हुआ है, एक्स वाई ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई यहाँ पर है। अगर आपके पास यहाँ पे स्केयर है तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्केयर और अंडर रूट डाल लें। ये फार्मूला है जनाब। इस फार्मूले में आप सिंपल वैल्यूज़ पुट कर दें और उन्हें सॉल्व कर लें। वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे? हमारे पास कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ये दिया हुआ है, ऊपर तो 1.694 आ जाएगा, नीचे हम लिखते हैं अंडर रूट। अंडर रूट में ये वेरिएंस ऑफ एक्स है तो यहाँ पे आ गया 9.102 और वेरिएंस ऑफ वाई 2.204। अब आप क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 1.694 ओवर अंडर रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, वो आपके पास आ गया 20.06081। अब आपने क्या करना है, 1.694 तो वैसे ही लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लें, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास 4.478929 और फाइनली आप इसे डिवाइड कर दें।
जब आपने डिवाइड किया तो 0.378, ये आपका आंसर है। आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी पार्ट है, ये इंतहाई आसान सवाल है, और अगर इनमें से इसका ए पार्ट पेपर में आ जाए और उसकी स्टेटमेंट हमें समझ ना आ रही हो तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, फॉर द गिवन सेट ऑफ डेटा वी हैव, और उसने 3 चीज़ें दी हैं। आर, यानी ये जो आर की वैल्यू हम फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में उसने खुद ही दे दी। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई भी दे दिया 36, और वेरिएंस ऑफ एक्स भी दे दिया, और पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये भी बहुत आसान सवाल है, मेरे बच्चों को समझ लग चुकी होगी कि इसको कैसे करना है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और ए पार्ट की तरफ। फॉर अ गिवन सेट ऑफ डेटा वी हैव R is equal to 0.48, covariance of x y is equal to 36, and variance of x is equal to 16, and find standard deviation of y। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मालूम करना है आपने। अब आपके पास R कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मालूम करना है। इसके लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? एस वी नो डेट R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई और स्क्वायर रूट। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें जनाब। इसमें आपने वैल्यूज़ पुट की, कैसे? R की क्या वैल्यू है? 0.48, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 36, वेरिएंस ऑफ एक्स 16 एंड वेरिएंस ऑफ वाई मालूम नहीं है, वो तो मालूम करना है। अब ये जो रकम डिवाइड हो रही है वो इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपने क्या लिखना है? 0.48 के साथ मल्टीप्लाई कौन हुआ? 16 एस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब ये रकम जो है इस पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगी। हम लिखेंगे 16 एस वाई स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 36 ओवर 0.48। 36 को आपने 0.48 पे डिवाइड करना है तो आंसर आ जाएगा 75। 16 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 75। अब ये अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। 16 एस वाई स्क्वायर अंडर रूट और इसका हमने ले लिया स्क्वायर, और इसी तरह 75 का भी स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर ले लिया। जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो 5625 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5625। यहाँ पे 5625, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर, अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5625 डिवाइडिंग बाय 16। जब आपने इसे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर, या दूसरे अल्फाज में वेरिएंस ऑफ वाई, वो 351.5625। अब यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई चाहिए तो ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर
और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिख लेते हैं 351.5625। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 18.75। ये आपका आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट हमने कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में भी कुछ इसी तरह की बातें पूछी हुई है और इंतहाई अहम सवाल है। तकरीबन हर एक साल के बाद ये किसी ना किसी बोर्ड में रिपीट होता है, या मैं यूँ कहूँ कि हर साल पंजाब के 8 या 9 बोर्ड हैं, उनमें से 2 या 3 बोर्ड में ये हर साल पेपर में आता है। ये बहुत अहम सवाल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। फॉर अ गिवन सेट ऑफ डेटा वी हैव r is equal to 0.5, summation x minus x bar, y minus y bar is equal to 120, standard deviation of y is equal to 8, summation x minus x bar का square is equal to 90, find the number of pairs, मतलब find the value of n की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये सवाल आपके ज़िम्मे दे जाता हूँ कि अब आप इस क्वेश्चन को आप ख़ुद घर से करें, कोशिश करें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n आए। अल्लाह से इल्म जो आप मांगते हैं तो फिर अल्लाह से मांगा करें, ये हेल्पिंग बुक से हेल्प ना लिया करें। जो आपके जहन से इल्म पैदा होगा, जो आपके जहन से इल्म हासिल होगा, वो हेल्पिंग बुक वाला इल्म उससे बेहतर है। तो इसलिए कोशिश करें, क्योंकि मैं आपको जब इस बुक की हर एक्सरसाइज का हर सवाल समझाता हूँ, चाहे वो आप क्लासरूम में मुझसे पढ़ रहे हो, चाहे मुझसे ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, अगर आपको याद है कि मैंने चैप्टर नंबर 10 करवाया, चैप्टर नंबर 17 किया, चैप्टर 14 हमारा हाफ से ज़्यादा हो चुका है, तकरीबन 70% या 75% के करीब हम पहुंच चुके हैं। और अगर आपको कोई सवाल ऐसा याद है कि एक्सरसाइज में वो मौजूद हो और मैंने ना करवाया हो, तो वो निकाल के मुझे दिखाइएगा। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा। जब मैं आपको एक एक सवाल करवा रहा हूँ और जो सवाल आपके ज़िम्मे देता हूँ वो इसलिए देता हूँ ताकि आपका जहन खुले और आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, मुझ पे डिपेंड ना करें। और फिर अगर आप इंडिपेंडेंट होने के बजाय आप हेल्पिंग बुक के डिपेंडेंट हो जाएं तो फिर मेरा क्या फ़ायदा। इसलिए कोशिश करें कि हेल्पिंग बुक से इग्नोर करें। बाज़ बच्चे जो मुझसे पढ़ते हैं उन बच्चों को पता है कि अगर क्लास में मैं किसी बच्चे के पास भी हेल्पिंग बुक देखूं तो मैं लेके अपनी लाइब्रेरी में रख लेता होता हूं। और तकरीबन 20-25 साल से मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हेल्पिंग बुक्स जमा हैं। मैं बच्चों को हेल्पिंग बुक नहीं दिया करता। ख़ुद कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट आप ख़ुद कोशिश करें, नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर आपने जो कोशिश की होगी उसको हमारे क्वेश्चन के साथ टैली करें। अगर देखें सही हो जाए तो फिर देखें कि आपको खुशी कैसी होगी कि आपने ख़ुद क्वेश्चन किया और वो सही हो गया। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जहाँ पे रहें खुश रहें, सलामत रहें, सेहत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करें। वालिदैन का साया ताहयात कायम रखे और वालिदैन और उस्ताज़ा की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।